हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी को राधे राधे। आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और प्यारे दोस्तों, आज 2 दिसंबर को एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, कंप्यूटर डे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। खैर, सेशन की करते हैं शुरुआत। लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि केंद्रीय विद्या लक्ष्मी योजना, इसको साल 2024-25 से लेके और साल 2030-31 तक जो है ना वो चलाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही था। ये नेशनल करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगर आप नेशनल करंट अफेयर नहीं देख रहे हैं तो आप देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने कल से वीडियो देना स्टार्ट कर दिया है। एक का आया था, आज 2 का भी आपको वीडियो मिलेगा अलग से। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, काफ़ी डेप्थ में होते हैं, पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही होंगे। आपको हुबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा ही कंटेंट नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का है। डेली आदत बना लीजिएगा आप लोग, इसी वीडियो के साथ साथ दूसरी उस वीडियो की भी। प्यारे दोस्तों, आप प्रतिज्ञा बैच भी ले सकते हैं स्टार IQ एप्लीकेशन पे। पद्म श्री कांता कृष्णन का अभी हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन हुआ है अभी हाल ही में 95 साल की उम्र में निधन हुआ है। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं ये सवाल? इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इनके जो पति थे, जिनका नाम था स्वरूप कृष्णन, ये हरियाणा राज्य के पहले मुख्य सचिव थे। इन्होंने 7 साल तक हरियाणा के मुख्य सचिव के पद के रूप में काम किया था। चलो, आप मुझे होमवर्क में बताना, एक सवाल कमेंट में लिख के बताना, मतलब कि हरियाणा के वर्तमान में मुख्य सचिव जो है ना कौन है। हरियाणा के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, ये आप मुझे कमेंट में बताना लिख के, ठीक है ना। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है। और पद्म श्री कांता कृष्णन का 95 साल की उम्र में जो है ना अभी रिसेंटली निधन हुआ है। जन्म इनका 7 फरवरी 1929 को हुआ था और इनका निधन 30 नवंबर साल 2024 को हुआ है। 1924 में जो है ना स्वैच्छिक रक्तदान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था और ब्लड बैंक सोसाइटी के सचिव के रूप में इन्होंने काम किया हुआ है। 1971 के भारत पाक युद्ध में सैनिकों के लिए ब्लड कैंप भी इन्होंने लगाए थे। 1972 में इनको भारत सरकार से पद्म श्री, जो भारत का चौथा बड़ा नागरिक सम्मान है, वो मिला था। और राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक, मदर टेरेसा पुरस्कार, गणतंत्र दिवस अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने खून की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाया था और भारत सरकार को राष्ट्रीय रक्त नीति बनाने के लिए जो है ना इन्होंने राजी किया था। तो काफ़ी सारे योगदान हैं इनके, और हरियाणा के मुख्य सचिव के रूप में इनके पति ने जो है ना कार्यभार संभाले रखा। सो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन था, जरूर याद रखना। लाल सड़न रोग की रोकथाम के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी कि HAU की यूनिवर्सिटी जो है, HAU यूनिवर्सिटी की रिलीज कमेटी ने एक नई किस्म है, इसको मंजूरी के लिए हरियाणा सरकार को भेजा है। इस किस्म का नाम है COH 176। देखो, ऐसा है कि आजकल ना हरियाणा के अंदर गन्ने की फसल की तरफ थोड़ा थोड़ा मोह कम हो रहा है किसानों का, कारण लाल सड़न रोग। और ये इस नई किस्म में रोग नहीं होगा। ये किस्म तैयार की है किसने? HAU ने, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, और इसको भारत हरियाणा सरकार के पास में मंजूरी देने के लिए भेजा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह किस्म प्रति एकड़ 550 से 600 क्विंटल पैदावार देगी। और इसके अलावा भी कुछ किस्में हैं, जैसे कि एक है 176 वाली है, ये 11 से 12 महीने में तैयार होगी, 550 से 600 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार देगी। बिजाई के लिए मेनली हरियाणा की है और इसमें चीनी लगभग 10 किलो प्रति क्विंटल निकलेगी। एक किस्म और है 179 वाली, ये भी 11-12 महीनों की है, पैदावार थोड़ी कम है उससे, 500 से 550 है। ये हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान के लिए, ये भी चीनी का परसेंटेज लगभग बराबर ही है। एक 188 भी है, ये 8 से 9 महीने में तैयार हो जाएगी, 450 से 500 क्विंटल प्रति क्विंटल होगी। हरियाणा की में ही मतलब बोई जा सकती है, मतलब उसी जलवायु को सूट करती है। 10.5 से 11 किलो प्रति क्विंटल जो है इसमें चीनी है वो निकलने वाली है। इसके अलावा अभी जो है ना हरियाणा के अंदर देश में 8वें नंबर पे आता है हरियाणा गन्ना उत्पादन के मामले में। पिछले कुछ सालों में प्रदेश में लाल सड़न रोग के कारण गन्ने का रकबा है वो बहुत प्रभावित हुआ है। और कृषि विभाग के आंकड़ों की माने तो 25 साल पहले 1999 में हरियाणा जो है ना वो गन्ने का रकबा लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा हेक्टेयर था, और 2010 तक आते आते 74,000 हेक्टेयर तक आ गया। 2023-24 में तो लगभग ये जो है ना 99,000 हेक्टेयर की बिजाई की गई है। तो हम अब वर्तमान में 8वें नंबर पे है। भारत में गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पे जो है ना वो यूपी है। हरियाणा में ये नंबर 1 स्थान कौन सा जिला रखता है? वो रखता है यमुनानगर, यमुनानगर रखता है। और गन्ने की मिलें सबसे ज़्यादा भारत में जो है ना वो महाराष्ट्र में है, ये याद रखना आप लोग।
गन्ना को एनर्जी क्रॉप भी कहा करते हो आप लोग, क्योंकि इससे एथेनॉल बनता है। 1G एथेनॉल, फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल इससे बनता है। और 2G एथेनॉल पराली से बनता है, पराली से। 3G एथेनॉल बनता है किससे, ये बनता है कवक और एल्गी और फंगी से बनता है ये, ठीक है। अगला है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता को लेकर किस स्थान पर टीले नंबर 7 के पास से 10,000 पुरानी नदी होने के अवशेष मिले हैं। 10,000 साल पुरानी नदी होने के अवशेष मिले हैं। ये टीला कहाँ का है, राखी गढ़ी का। राखी गढ़ी के अंदर जो है ना ये टीला नंबर 7 है, वहाँ पे खुदाई के दौरान पता लगा है कि 10,000 साल पुरानी नदी थी। व्यापार करने के लिए भी किया जाता था इस नदी का प्रयोग। इस नदी में रहता था सिर्फ वर्षा का ही पानी, और 4 जगहों से करीब 8 मीटर गहराई से साल 2022-23 में इसके सैंपल लिए गए थे। राखी गड्ढी में पहली बार ये खुलासा हुआ है कि टीले 7 के बराबर में एक सूखी नदी होने के अवशेष थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दिल्ली और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिलकर इसके ऊपर रिसर्च की अभी हाल ही में। और डॉक्टर संजय मंजुल जो कि एक वहाँ के डायरेक्टर जनरल है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, उन्होंने कहा है कि 10,000 साल पुरानी नदी के अवशेष मिले हैं। अवशेषों की कार्बन डेटिंग से सामने पता लगा है कि 5,000 साल पहले ये नदी सूख गई थी, और इसे बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है कि लोग वहाँ पानी का संरक्षण कैसे करते थे, इसके ऊपर हम लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं। राखी गड्डी की अगर मैं आपसे बात करूँ ना यहाँ पे, तो जो राखी गड्डी साइट है ना, ये कहाँ पे पड़ती है, राखी गड्डी साइट पड़ती है हिसार में। हिसार बस स्टैंड से आपको लगभग 60 किलोमीटर दूरी पे ये साइट दिखाई देगी। इवन हिसार बस स्टैंड पे बोर्ड भी लगा हुआ है राखी गड्डी पुरातात्विक स्थल। ये एशिया का सबसे बड़ा टीला माना जाता है ये, और हड़प्पा स्थल भी काफ़ी बड़ा है ये, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का काफ़ी बड़ा स्थल है ये वाला। एरिया वाइज देखा जाए ना अभी तक के लिए, तो धोलावीरा और राखी गड्डी इन्हीं को ही बड़ा मान रहे हैं हम लोग। इसकी पहली बार जो खोज हुई थी ना, वो हुई थी 1963 से 1969 के दौरान जो है ना, यहाँ पे डॉक्टर सूरजभान ने इसकी खोज की थी। उसके बाद में सूरजभान के साथ साथ 1997 से 1999 के दौरान जो है ना, यहाँ पे डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, ठीक है ना, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जो है ना, अमरेंद्र नाथ, उनके द्वारा इसको खोज की गई थी। और प्राचीन टाइम पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक नदी बहती थी जो चोटांग नदी है, ठीक है ना, चोटांग नदी के नाम से दृष्टवती नदी, चोटांग दृष्टवती नदी जो है ना, इसके किनारे बसा हुआ था ये। इसको मोहनजोदड़ो की बहन भी कहा जाता है। राखी गड्डी को कहा जाता है, याद रखना आप लोग, मोहनजोदाड़ो जो है ना, उसकी बहन भी कहते हैं। और इस यहाँ पे नेशनल लेवल का म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। और इसके अलावा एक बात आपको मैं और बताता हूँ कि राखी गड्डी को ना अभी एक ना थोड़े दिन पहले एक विश्व विरासत की रिपोर्ट आई थी। विश्व विरासत की रिपोर्ट हालांकि 2012 की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में एशिया के जो सबसे जो खतरे में विरासत स्थल है, जो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, जिन पे कुछ बड़ी पुरानी चीज़ें हैं वो लगातार ख़त्म होती जा रही है, उनमें से राखी गड्डी को भी शामिल किया गया था। यहाँ पे लगभग 5,000 साल पहले की बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि यहाँ पे एक तो खट्टी दाल के बर्तनों के अवशेष। थोड़े समय पहले ही यहाँ पे एक ना सोने के आभूषण जो है ना, आभूषण की फैक्ट्री भी यहाँ पे मिली है। यहाँ पे नर और मादा के कंकाल एक साथ मिले हैं, तो प्रेमी जोड़ों के कंकाल भी कह सकते हैं। यहाँ के कंकाल का डीएनए ऐसा माना जा रहा है कि द्रविड़ लोगों से मिलता जुलता है, तो द्रविड़ बस्ती भी ऐसे कह सकते हो आप लोग यहाँ पे रही होगी। इसके अलावा यहाँ पे गेहूं के साक्ष्य भी मिले हैं, चावल के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं, जौ के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो गेहूं जो चावल के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। कांस्य की कई सारे यहाँ पे बर्तन भी मिले हैं, ठीक है ना, कांस्य के धातुओं के बर्तन, कई सारी चीज़ें मिली है। जल निकासी मतलब वाटर ड्रेनेज सिस्टम कैसे रहा होगा यहाँ का, उसके बारे में भी हमें यहाँ पे सबूत मिले हैं, ठीक है। लोगों के आने जाने के रास्ते क्या थे, उन चीज़ों के बारे में हमें पता लगा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिली है यहाँ पे हमें राखी गड्डी से, ये याद रखना आप लोग। साइट तो हरियाणा में एक ब्रिडाना भी है। ब्रिडाना ये फतेहाबाद जिले के अंदर पड़ती है, छोटा सा गांव है ब्रिडाना ये, ठीक है ना। LS राव जो थे ना, उन्होंने इसका 2003-04 के अंदर इसकी खोज की थी, ठीक है। ब्रिडाना ये याद रखना, सरस्वती नदी के किनारे है। कुनाल भी फतेहाबाद की एक साइट है, फतेहाबाद का एक बसा हुआ गाँव है। यहाँ पे राजा के मुकुट मिले थे, 1986 में खोज की थी इसकी, ठीक है ना, JS खत्री और M आचार्य ने। फरमाना, फरमाना रोहतक की साइट है, ठीक है ना, फरमाना आप याद रख लेना, एक रोहतक की साइट है। इसको दक्ष खेड़ा भी कहा करते हैं हम लोग, ठीक है ना, दक्ष खेड़ा काफ़ी बड़ी साइट मानी जाती है ये भी। यहाँ से भी कुछ मोहरे भी मिली थी, कंकाल मिले थे, आभूषण मिले थे, कब्र भी मिली है यहाँ से, ठीक है ना। डॉक्टर विवेक दांगी ने इसकी खोज की थी। फरमाना रोहतक के अंदर पड़ती है साइट।
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास में है, संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रचार प्रसार योजना, ये योजना हरियाणा के अंदर जो है ना किस लिए काम करती है? संत महापुरुषों की जो जयंती मनाते हैं ना, तो उस संस्था को ये फाइनेंशियली हेल्प करती है। उसके चलते हुए महाराजा सूरसेन जयंती राज्य समारोह हुआ है। ये कहाँ हुआ है? कैथल के अंदर हुआ है अभी हाल ही में। महाराजा सूरसेन जयंती समारोह 1 दिसंबर को हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसमें शिरकत की थी। कैथल जिले में हुआ है। कैथल को हरियाणा की आप लोग छोटी काशी के नाम से जाना करते हो। इवन हरियाणा के अंदर ना गुरुद्वारों का शहर भी इसे कहा जाता है। गुरुद्वारों का शहर, एक तो ना यहाँ पे टोपियों वाला गुरुद्वारा है, ठीक है ना, टोपियों वाला गुरुद्वारा है, ये जरूर याद रख लेना, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों एक जगह रखी हुई है, तो करके ये प्रसिद्ध गुरुद्वारा है यहाँ का, एक साथ ही पढ़ी जाते हैं ये वाले, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध गुरुद्वारा, याद रखना। गुरुद्वारा नीम साहिब भी यहीं पे है, गुरुद्वारा मंजी साहिब भी यहाँ पे है, ऐसे गुरुद्वारे भी आप याद कर सकते हो। इवन यहाँ पे कैथल की जब भी बात करते हैं तो 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या हुई थी यहाँ पे, तो रजिया सुल्तान का जो मकबरा है, रजिया सुल्तान जो है ना, रजिया सुल्तान का मकबरा वो भी कैथल के अंदर ही है। इसके अलावा एक बात और याद रखना आप लोग, यहाँ पे कपि स्थल, इस स्थल को कपि स्थल के नाम से भी जानते हैं, वानरों की भूमि भी कहा करते हैं, वानरों का आवास स्थल भी इसको माना जाता है। और इसके अलावा यहाँ कैथल के अंदर जो है ना, आपको ये याद रखना, कैथल की स्थापना किसने की थी? कैथल की स्थापना की थी सम्राट युधिष्ठिर के द्वारा, जो है ना इसकी स्थापना की थी। सम्राट युधिष्ठिर जो है ना, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, सम्राट युधिष्ठिर के द्वारा। और इसके अलावा कैथल जो है ना, ये खुद जिला कब बना था? तो कैथल जिला बना था 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1989 को कैथल जिला बना था। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया 2317 वर्ग किलोमीटर है, 2317 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है इसका एरिया। यहाँ पे एक फरल गांव का मेला बड़ा प्रसिद्ध है, कई पेपरों में आ चुका है फरल गांव का मेला, तो ये याद कर लेना। फरल गांव का मेला जो है ना, फाल्गु मेला के नाम से प्रसिद्ध है। एक यहाँ पे एक मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरों में कई बार आ चुका है, अम्बकेश्वर मंदिर, ठीक है ना। अम्बकेश्वर मंदिर अगर पूछ ले जाए तो कैथल के अंदर ही है। मंदिर तो कई सारे, हनुमान जी का मंदिर भी है, अंजनी टीला भी है, 11 रुद्री शिव मंदिर भी है, नवग्रह कुंड भी है। इसकी वजह से, नवग्रह कुंड की वजह से तो इसको हरियाणा की छोटी काशी कहा करते हैं हम लोग, ठीक है ना। नवग्रह कुंड, नवग्रह कुंड का निर्माण वैसे सरकार के द्वारा कंप्लीट हुआ था 28 मई को, 28 मई 1987 को पूरा हुआ था ये, ठीक है। तो ये याद कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी भी तो है, हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी है, कैथल के अंदर ही है वो, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। चलो सर, आज का सेशन इतना ही था। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा को कब तक प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। आप सभी को राधे राधे।